हाँ मैं कर दूंगा। नमस्कार साथियों, मैं जीसी बुंदेला विनायक कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल ऐप पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथियों, कल अपन पढ़ रहे थे संज्ञा के विकारी रूप और उन संज्ञा के विकारी रूपों में हमने देखा कि सबसे पहला लिंग। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग की पहचान कैसे की जाए। यानी हमारे पास में दो लिंग हैं, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग। अब किस तरीके से हम पहचान करें कि ये शब्द पुल्लिंग का है या ये शब्द स्त्रीलिंग का है। तो मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बताई थी कि या तो हम सामान्य रूप से पास में एक तो अच्छा और एक अच्छी, जिन शब्दों के साथ में अच्छा लगता है वो पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे और जिनके साथ में अच्छी लगता है वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे मान लीजिएगा मैं कहा आपसे मेज। अब मेज का अगर आपसे पूछा जाए कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो मेज अच्छी होती है, एक अच्छा होता है, तो मेज अच्छी होती है, सीधी सी बात है, तो ये स्त्रीलिंग। और अगर इसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो इसका सीधा सा फंडा, इस शब्द को बहुवचन बना दो। अगर अपन बहुवचन बनाएंगे तो मैंने आपसे कहा ओ का प्रयोग नहीं करना है। अगर वो शब्द बहुवचन बनता है तो निश्चित रूप से नाक और मुंह से वायु बाहर निकलेगी, और यदि वो नहीं बनता है तो सीधी सी बात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो मेजी होगा, इसका मतलब इसके ऊपर एक मात्रा जाएगी और एक मात्रा जो है उसके पीछे बिंदी होगी, और ये बिंदी जो है हमारी नाक और मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हुआ। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए थे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचान करें। अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, निरंतर लगातार अपन इसी को आगे करते हुए बढ़ते हैं। अब आपके सामने आता है कि और कैसे हम इसको पहचान कर सकते हैं कि किस तरीके से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान की जाए। तो हमने ये दो नियम तो आपको कल ही बता दिए थे। अब आते हैं अगले नियम पर। हमने कहा था आपसे कि शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, शब्दांत वान यानी किसी शब्द के बाद में वान आएगा, किसी शब्द के पीछे वान शब्द आएगा, तो वान में अपन को वती लगाना है। जैसे अपन ने कहा ये गुणवान है, ये भाग्यवान है। अब आपसे कहा जाए इनका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सीधी सी बात है वान को हटा दो और वती लगा दो। हम इसका बना देंगे गुणवान का जगह गुणवती हो जाएगा, और अगर इसका बनाएंगे तो ये बन जाएगा भाग्यवान की जगह भाग्यवती। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वान शब्द आए तो उसको वती में बदलना है। सेम कंडीशन आती है तीसरा पॉइंट पर, जहां पर वान आ रहा है तो आएगा यहां पर मान। यदि शब्द के अंत में या शब्दांत में मान शब्द आता है तो वहां पर मति लगाकर बहुवचन बनाया जाएगा। अब देखो वान हट गया, अब मान आ गया, और मान की जगह वती लगाना, मति लगाना है। यह है हमारे पास में श्रीमान। अब हम इस श्रीमान का यदि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो सीधा सा बन जाएगा श्रीमती। ये बन गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों चीजें आपके साथ चल रही हैं। तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना रहे हैं या हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाएंगे, तो मति की जगह मान लगा दो, वती की जगह वान लगा दो, वान की जगह वती लगा दो, मान की जगह मति लगा दो। इसके अलावा अब आता है आपके कि शब्दांत ता के स्थान पर त्री लगाकर, अब शब्द के अंत में क्या आ रहा है, ता। शब्द के अंत में क्या आ रहा है, ता। तो हम उस ता को किस में बदल रहे हैं, त्री में बदल रहे हैं। यानी कि जैसे हमारे पास में नेता शब्द है, ये नेता है, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो शब्द बन जाएगा नेत्री। अगर हमारे पास में दाता शब्द है तो शब्द बन जाएगा दात्री।
अगर हमारे शब्द में कर्ता शब्द है तो हमारे बन जाएगा क्या। अब ये आपके सामने दिया, मान लीजिएगा कि नेता से नेत्री बना, दाता से दात्री बना, कर्ता से कर्त्री। अब कैसे बनेगा कर्त्री, देखो यहां हमारे पास में ये कर्ता है, इसका स्त्रीलिंग बना रहे हैं तो एक तो बन रहा है ये कर्त्री, एक बन रहा है कर्त्री, एक बन रहा है कर्त्री और एक बन रहा है कर्त्री। ये आपके सामने चार ऑप्शन मैंने रख दिए हैं, चार विकल्प आपसे बता रहे हैं कर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो जल्दी से बताइएगा कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी से उत्तर बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। हमने कहा कि कर्ता ता के अंत, अब अपन इसको पूरा अपना स्थान दे तो ये शब्द बनता है इस तरीके से, यानी कि आपका ऊपर रे जो होता है ये रेफ कहलाएगा, और ऊपर वाला रे जो है वो जिस वर्ण के ऊपर आता है उससे पहले लगाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो ता से पहले रे आ गया, हमारा क्या कहना है कि ता के स्थान पर त्री लगाना है, तो हम इस ता को हटाएंगे, इससे त्री को लगा देंगे, तो ये बन गया कर त्री। ये हो गया हमारे सामने। अब हमारा नियम कहता है रे का रेफ का कि रे हलंत के बाद यदि व्यंजन आए, रे हलंत के बाद यदि व्यंजन आए तो रे उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे यहां से ये ऊपर जाएगा ऐसे ही इसके ऊपर चला जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा कर्त्री। इसका मतलब कर्ता का बहुवचन कर्त्री होता है, अर्थात आपका चौथा विकल्प सही होगा। यानी कि कर्ता बना, कर्ता से कर्त्री बनाया, ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि शब्द के अंत में, अब यहां तो शब्द के अंत में चल रहा था, अब है सी शब्द, कुछ ऐसे हैं परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हम उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़ देते हैं जिनसे वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। कौन, जैसे कि शब्द के पूर्व में, शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसा इसी तरीके से प्रश्न आया था सब इंस्पेक्टर में कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। अब अपन क्या सोचेंगे, मगरमच्छी नहीं कह सकते, मगरमच्छा नहीं कह सकते। तो ऐसे शब्द जहां आए उन शब्दों के पूर्व में मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। तो पहला हम जैसे को करते हैं, यह है मगरमच्छ। अब यदि मैं इसको कहूं कि इसका स्त्रीलिंग बताओ, तो सीधा सा स्त्रीलिंग बनेगा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, आपको सिर्फ पूर्व यानी पहले आगे इसके मादा शब्द जोड़ना होगा और ये बन जाएगा मादा मगरमच्छ। ये शब्द हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। यानी कि शब्द के पूर्व में कुछ ही शब्द हैं, सभी शब्दों के साथ नहीं लगाएंगे, कुछ ही शब्द हैं जिनके साथ मादा लगाएंगे। जैसे भेड़िया है, इस भेड़िया को अगर लगाएंगे तो मादा भेड़िया हो जाएगा। भालू है तो मादा भालू हो जाएगा। खरगोश है तो मादा खरगोश हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले अगर पूर्व में अगर हम लोग मादा शब्द जोड़ते हैं तो वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। तो ये थे आप लोगों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे प्राणीवाचक है, वस्तुवाचक है, घर के सामान है, तो कुछ शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उनको अपन जो है पीडीएफ में आपको हम बता देंगे, क्योंकि यहाँ उस नियम के अकॉर्डिंग तो अपन इतना कर नहीं पाएंगे। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट। ये तो था हमारा लिंग का यानी संज्ञा का पहला टॉपिक था लिंग। लिंग के बाद अब आते हैं हम वचन पर। तो सीधी सी बात है कि वचन कहते किसको हैं और कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना, जैसे अपन पढ़े थे लिंग को, ऐसा ही हम पढ़ रहे हैं अब वचन को। तो जल्दी से बताएं कि वचन कहते किसको हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वचन कहते किसको हैं और कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से पहले तो परिभाषा बताइएगा, वचन किसे कहते हैं। वचन, अब वचन किसे कहते हैं, देखो ये है वचन।
हम लोग कहते हैं कि संख्या को, गिनती को वचन कहते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। वचन, वचन एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, बिल्कुल। द्विवचन भी होता है, बिल्कुल। लेकिन बेटा ध्यान रखना, द्विवचन जो होता है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है। जिस तरीके से लिंग होते हैं हिंदी में, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, ऐसा ही आपको याद रखना है, एक वचन और बहुवचन। देखिए संस्कृत में लिंग होता है नपुंसक लिंग, लेकिन हमारे नहीं होता हिंदी में। ऐसा ही हिंदी में वचन भी दो ही होते हैं, आपका एक वचन और बहुवचन। आपको याद रखने हुए, आपको नपुंसक लिंग भी याद नहीं रखना और आपको द्विवचन। लेकिन क्वेश्चन यदि आ जाए, जैसे मैं कल आपको बताया था, आपकी लैंग्वेज 1 है हिंदी, लैंग्वेज 1 है, यानी लैंग्वेज 2 है संस्कृत। ये आपने मान लीजिए ले लिया, या हिंदी पहले ले लिया या संस्कृत पहले ले लिया। ये संस्कृत है और ये हिंदी है। मान लीजिएगा आपसे पूछ लिया लैंग्वेज 1 में कि लिंग के कितने भेद होते हैं या वचन के कितने भेद होते हैं, तो बेटा याद रखना, संस्कृत में पूछा जाएगा तो आपको 3 ही करना होगा। चाहे कुछ भी आए, चाहे 2 3 4 कुछ भी आए, आपको 3 ही करना होगा। और लैंग्वेज 2 अगर आपकी हिंदी है तो आपके 2 ही करने होंगे, 3 नहीं करने होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि साहब यहाँ तो 3 दे रखे हैं, यहाँ 2, तो वो संस्कृत है। संस्कृत और हिंदी में बहुत सारी कॉमनता है, बहुत सारा एक जैसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी चीजें उसमें एक ही हों। तो यहाँ पर संस्कृत में करेंगे तो हम 3 करके आएंगे, हिंदी में करेंगे तो हमें 2 ही करना होगा। चाहे लैंग्वेज 1 हिंदी रखो, चाहे लैंग्वेज 2 आप संस्कृत रखो, चाहे लैंग्वेज 1 हिंदी संस्कृत रखो, चाहे हिंदी रखो। यानी कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि आपका कोई सा भी क्यों ना हो, आपको सिर्फ याद रखना होगा, संस्कृत में पूछता है तो 3 होगा, हिंदी में पूछता है तो 2 होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि वचन कहते हैं। संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, हम परिभाषा तो संख्या के आधार पर ही बताएंगे कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से, यह है परिभाषा, संज्ञा के जिस विकारी रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस विकारी रूप से संख्या का बोध हो। देखो आपने देखा होगा कि जब अपन लिंग पढ़े तो लिंग में भी मैंने आपको ये कहा कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब हमारी परिभाषा दूसरी आ गई है कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से संख्या का, ध्यान रहे, संख्या का बोध होगा, अब हमारे पास संख्या का ज्ञान होगा तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। याद रखना हिंदी में 2 ही आएंगे, संस्कृत में आपके 3 होंगे। हिंदी में हमारे पास 2 हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। याद रखना द्विवचन संस्कृत में होगा। मैं बार बार आपसे इसीलिए कह रहा हूं, गलती मत कर देना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान तो देते नहीं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, और हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी रीट की, टेट की, जिसमें उसमें प्रॉब्लम आई थी, इतनी मोटी, यानी मोटी कम से कम 30-40 पन्नों की आपके पास में पेपर आता है और उस पेपर में आपको ध्यान ही नहीं रहता। उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी होती है, उसके बाद में आप लोगों की लैंग्वेज 1 होती है। लैंग्वेज 1 में आप लोगों के हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, ऐसे 7-8 जो है भाषाओं का प्रयोग। उसके बाद लिखा होता है लैंग्वेज 2, फिर उसमें सेम टू सेम वही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और ये 8 हो। हम लोग क्या कर जाते हैं कि जहां ऊपर हमने इंग्लिश देखा, इंग्लिश के साथ में हमने हिंदी देखा, हम वहीं पर उन प्रश्नों को कर जाते हैं, जो ये गलत है।
आपको लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 1 की बात करनी है, लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 2 की बात करनी है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि संस्कृत आता है तो संस्कृत की बात करेंगे और हिंदी आता है तो हिंदी की बात करेंगे। अगर गलती से भी आपने हिंदी और इंग्लिश का कॉमन कर दिया तो उत्तर आपका गलत होगा, उसका आपको भुगतना होगा, यानी पनिशमेंट आपको मिलेगा। एक वचन है और बहुवचन। अब किसे कहते हैं एक वचन और किसे कहते हैं बहुवचन? देखिए, ये कहता है संज्ञा के जिस विकारी रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यह तो हो गई हमारी एक वचन की परिभाषा। अब आती है कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से एक से अधिक यानी कि अनेक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। दोनों परिभाषा है, ऊपर भी आपकी परिभाषा है कि वचन किसे कहते हैं कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से संख्या का बोध होगा, ये तो एक ही प्रश्न है, यानी कि संख्या का बोध होगा उसे हम वचन कहते हैं। अब आता है कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन कहते हैं संज्ञा के जिस विकारी रूप से एक संख्या का बोध होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है वो, एक ही संख्या का बोध होगा उसे हम वचन एक वचन कहेंगे। इधर क्या कहता है बहुवचन कि संज्ञा के जिस विकारी रूप से एक से अधिक या अनेक संख्याओं का बोध होगा उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी होंगी, जितना हो सके उतना आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बाद में अगर मान लीजिए इधर उधर हो गई तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अब आता है कि जैसे मान लीजिएगा मैं आपके पास में लिख देता हूं भैंस, मैं लिख देता हूं भैंसा और मैं लिख देता हूं बाल। ये तीन शब्द हैं आप लोगों के पास। आपको हमने कहा कि एक वचन बहुवचन, तो देखो भैंस एक वचन होता है, भैंसा भी एक वचन होता है, और बाल जो होता है वो एक वचन बहुवचन दोनों में काम आता है। वैसे अधिकतर इसको बहुवचन में माना जाता है। बात आती है कि जब ये एक वचन है तो अब इनका बहुवचन कैसे छांटेंगे, कौन सा होगा? ये है भैंस का, हमने बहुवचन लिख दिया भैंसे, दूसरा ऑप्शन लिख दिया भैंसे, तीसरा ऑप्शन लिख दिया भैंसे, और चौथा ऑप्शन लिख दिया भैंसे। सेम यही कंडीशन मैंने भैंसा के साथ लिखा, भैंसे, भैंसे, भैंसे और भैंसे। तीसरा है हमारे पास में बालों, बालों, बाल और बाले। ये मैंने चार चार विकल्प लिख दिए हैं। इन चारों के ऊपर एक वचन है और नीचे आपको बहुवचन छांटना है, यानी कि एक विकल्प, दो विकल्प, तीन विकल्प और चार विकल्प। आपके भैंस, भैंसा और बाल शब्द मैंने लिख दिए, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प बहुवचन होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में आए, आपको सेम टू सेम इस तरीके की कंडीशन में याद रखना है। भैंस है, इनमें आपको याद रखना होगा, भैंसा है, इन चारों में से आपको बताना होगा, बाल है, इन चारों में से बताना होगा। जरूरी नहीं कि वो एक ही लाइन में आए, आपका कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन में आए। याद रखें इस चीज को, विशेषकर भैंस, भैंसा और बाल अगर हमें देखना है तो अब बताइए मुझे इनमें से कौन सा होगा, भैंस का बहुवचन कौन सा होगा, भैंसा का बहुवचन कौन सा होगा, बाल का बहुवचन कौन सा होगा। जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिएगा और लिख करके बताइएगा कैसे
हम इनको बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। चलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप बताइएगा फटाफट से, जल्दी बताएं। चलिए अब अपन आते हैं इन्हीं प्रश्नों के ऊपर। तो देखो मैं आपको फिर इनको मैं मिटा रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वचन संज्ञा के जिस विकारी रूप से संख्या का बोध होगा, वचन के दो भेद एक वचन और बहुवचन होगा। संज्ञा के जिस विकारी रूप से एक संख्या का बोध होगा एक वचन होगा, अधिक संख्याओं का बोध होगा तो बहुवचन होगा। ये तो हमारे वचन की परिभाषा थी, एक वचन बहुवचन और वचन। अब आपको इनमें से बताना होगा जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि ये आपको बताइएगा बहुवचन शब्द कौन सा होगा। जल्दी से देखिए, इतना अगर मान लीजिए बहुत स्पीड में अपन को देखना होगा इनमें से बहुवचन कौन सा है। अपन अब देखते हैं इनमें से कौन सा। तो हम लोग समझ में जा रहा है कि एक वचन और बहुवचन कैसे पहचान करें। ध्यान रहे, अब एक वचन और बहुवचन की पहचान कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला नियम आप लोगों को मैं बता देता हूं, आपको याद रखना होगा एक वचन बहुवचन में कैसे पहचाने। तो सबसे पहला है एकारांत। एकारांत वो शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है। आकारांत वो कहलाते हैं जिन शब्दों के अंत में आ आता है। ईकारांत वो कहलाता है जिसमें ई आता है। उकारांत वो होता है जिसमें उ आता है। ध्यान रहे, एकारांत, उकारांत, ईकारांत शब्दों का। तो सबसे पहला है नियम हमारा कि एकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि एक एकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन परिवर्तन नहीं होता है, समान होता है। यानी कि उनमें परिवर्तन नहीं होगा, समान होता है। ये आप लोग को याद रखना है, एकारांत पुल्लिंग शब्द। अब एकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे पहचाने, मैंने आपको बता दिया है कि अच्छा और अच्छी लगा करके देखिएगा। अगर अच्छा और अच्छी लगाकर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा अच्छी हमने देखा, तो तीन शब्द हमारे पास आ रहे हैं, भैंस, भैंसा और बाल। अब इन तीनों शब्दों में एकारांत शब्द कौन कौन सा है। तो एकारांत शब्द हमारे पास में एक तो भैंस है और एक बाल है। ये दो शब्द ऐसे हैं जो एकारांत है। इसका मतलब है कि इन शब्दों के अंत में ए आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, इसलिए हम इसको एकारांत कहेंगे। भैंसा के अंत में आ रहा है, इसलिए हम इसको आकारांत कहेंगे। याद रहे, एकारांत और आकारांत। तो एकारांत शब्द भैंस है। अब देखो, भैंस अच्छी का अच्छा, इसका मतलब भैंस अच्छी होती है। तो अच्छी होती है तो ये स्त्रीलिंग है, जबकि हम स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, अर्थात एकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखो, बाल, बाल अच्छा का अच्छी, तो बाल तो अच्छा होता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। तो एक वचन और बहुवचन में ये शब्द समान होते हैं, बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए याद रहे। तो एकारांत बाल शब्द है हमारे पास, तो बाल का बहुवचन यदि हम करेंगे तो याद रहे बाल का बहुवचन बाल ही होता है। अगर गलती से आप बालों करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इसके आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि ये कहना चाह रहा है कि यदि एकारांत शब्द, ये देखिएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, यदि एकारांत शब्द वाक्य में प्रयोग हो तो उसमें ओ लगकर बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। अब ध्यान से सुने, पहले तो मैंने कहा एकारांत पुल्लिंग शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक वचन और बहुवचन परिवर्तन नहीं होता है, समान रहता है। जैसे मान लीजिएगा मैं आपके सामने लिखूंगा वर्ण, शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, कारक,
हजार, छात्र, पुत्र, बालक। अब देख लीजिए मैंने आपके सामने कितने उदाहरण लिखे। एकारांत शब्द हैं सारे के एकारांत है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें और किसी स्वर का अंत हो रहा हो। इसका मतलब ये सारे के सारे एकारांत हैं। अब एकारांत हैं तो ये हमें पता नहीं पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि पुल्लिंग छांटने के लिए अच्छा तो देखो अच्छा होता है, शब्द भी अच्छा होता है, वाक्य भी अच्छा होता है, लिंग भी अच्छा होता है, वचन भी अच्छा होता है, कारक भी अच्छा होता है, हजार भी अच्छा होता है, छात्र भी अच्छा होता है, पुत्र भी अच्छा होता है और बालक भी अच्छा होता है। इसका मतलब ये टोटल पुल्लिंग शब्द है। अब इन सभी पुल्लिंग शब्दों को हम अगर बहुवचन बनाए तो बहुवचन नहीं बनेगा, यही एक वचन होते हैं और यही बहुवचन होते हैं। लेकिन नियम क्या लिख दिया कि यदि एकारांत शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो ओ लगाकर बहुवचन बन जाता है। जैसे जैसे देखो अपन ने लिखा कि पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें हैं, ये लिख दिया मैंने। अब आपसे पूछा बताओ हजारों शब्द एक वचन है या बहुवचन, तो सीधा सा अटैक कर दो इसके ऊपर, ये बहुवचन है। अब बहुवचन है तो क्यों है, क्योंकि ये किसमें प्रयोग हो रहा है, वाक्य में प्रयोग हो रहा है। अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो हम इसमें वो लगा करके बहुवचन बनाएंगे। अब देखो यहां है बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या अंतर दिख रहा है, ये एक वचन है ये बहुवचन है, लेकिन जो मेन शब्द है वो बालक है। बालक पढ़ रहे हैं, बालक पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, छात्रों अब अपन छात्र पढ़ रहे हैं, पुत्र पढ़ रहा है, पुत्र पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको को करूं कि आपको याद होना चाहिए ओ का प्रयोग हमेशा संबोधन में होता है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो याद रखना अपन कह सकते हैं इधर आओ, तो हमने संबोधित किया, संबोधन के आधार पर हम ओ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पुस्तकों को संबोधित किया इसलिए ओ का प्रयोग किया, लेकिन ये का ये आता है तो यही एक वचन होता है, यही बहुवचन होता है। ये क्लियर पहला नियम है कि एकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो समान रहता है। लेकिन यदि मान लीजिएगा वो अगर किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो याद रहे वो आपका बहुवचन ओ लग करके बन जाता है। चलिए ये था पहला नियम। अब आते हम दूसरे नियम पर। दूसरा नियम आता है हमारा कि एकारांत, नियम नंबर 2, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नियम नंबर 2 एकारांत स्त्रीलिंग। अब हमारा एकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है, अभी तो था हमारा एकारांत पुल्लिंग शब्द, अब आ रहा है एकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो एकारांत शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में ये चीज ध्यान रहे, नियम नंबर 2 एकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में आए ए को ए में बदल दिया जाता है। यह नियम है आपका नियम नंबर 2 कि एकारांत यदि स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में आए ए को ए में बदल दिया जाता है। इसका मतलब ए की जगह हमें ई करना होगा, और ई का मतलब होता है एक मात्रा और बिंदी। याद रखें एक मात्रा और बिंदी होती है, यानी किसी वर्ण के ऊपर एक मात्रा चढ़ेगी और उसके पीछे बिंदु होगा और वो बिंदु आपका चंद्र बिंदु कहलाता है। तो ये कहता है एकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ये है हमारे पास भैंस, यही था। अब पास में भैंस है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द को यदि बहुवचन बनाए
तो एक की जगह पर हमें ए करना होगा। यहां से ए को हटाएंगे और एक ही जगह पर हमें ए करना होगा। ए का मतलब हमारा एक मात्रा होगी, अर्थात भैंस का बहुवचन बनेगा भैंसें। तो देखिएगा कौन सा विकल्प है जिसमें आपका उत्तर सही आ रहा है। तो उत्तर है आपका डी, यानी उत्तर है आपका 4 नंबर। ये 4 नंबर में दोनों जगह पर बिंदी आ रही है और जहां दोनों जगह बिंदी आएगी वहीं पर आप लोगों का ये आपका बहुवचन कहलाएगा। तो ये नियम नंबर 2 था। जैसे इस अलावा और भी ले सकते हैं अपन, जैसे आंख है, रात है, बात है, कथा, बहिन है, कमीज है, पुस्तक है, किताब है। ये सारे टोटल शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन देखो सभी के अंत में ए आ रहा है और ए आने के कारण हम इनको एकारांत कहेंगे। आंख अच्छी होती है स्त्रीलिंग, रात अच्छी होती है स्त्रीलिंग, बात अच्छी होती है स्त्रीलिंग, बहन अच्छी होती है स्त्रीलिंग, कमीज अच्छी होती है स्त्रीलिंग, पुस्तक अच्छी होती है स्त्रीलिंग। अब जब स्त्रीलिंग से स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है और एकारांत है तो बहुवचन बनेगा ही। अभी अभी अगर आप लोग कहेंगे साहब हमने तो काफी जगह आंखों देखा है और आंखों देखी होता भी है, जैसे आंखों देखी है ये आपका समास भी है, आंखों के द्वारा देखी अर्थात आपका तत्पुरुष समास है और करण तत्पुरुष समास कहलाता है। ये आंखों देखी है। अब आंखों में ओ का प्रयोग हुआ है, बहुवचन है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये संबोधन है अर्थात बहुवचन। अगर आपसे पूछा जाए कि आंख का बहुवचन क्या होगा और ऑप्शन में ये भी लिख रहा है और ऑप्शन में ये भी लिखा है तो 100% आपको ये करके आना होगा। अगर ये कर दिया तो आपका गलत होगा। हाँ, यदि ऑप्शन में ये आंख का बहुवचन आंखें नहीं है, ये बनता है आंखें, अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर उत्तर आपका गलत हो जाएगा। आपका रातों भी कर सकते हैं लेकिन रातें होता है, रातों वाक्य में प्रयोग होता है और रातें होता है वो सिंगल वर्ड होता है। बात का बातों भी हो सकता है लेकिन बातें होता है बहुवचन। बहन का बहनों भी हो सकता है लेकिन बहुवचन बहनें होता है। कि कमीज का कमीजों भी हो सकता है लेकिन कमीजें आपका बहुवचन होगा। पुस्तक का पुस्तकों भी हो सकता है लेकिन पुस्तकें इसका बहुवचन होगा। किताब होता है तो किताब का किताबें होता है, किताबों नहीं होता है। तो एकारांत स्त्रीलिंग शब्द ध्यान रहे, ये नियम नंबर 2 आ गया है अर्थात आपका 2 प्रश्न यानी कि बाल भी आ गया और भैंस भी आ गया। अब बचता है हमारा भैंसा, इसका कैसे करें। चलिए अगला तीसरा नियम स्क्रीनशॉट ले लें। जिसे तीसरा नियम आता है हमारा कि आकारांत यदि पुल्लिंग शब्द आ जाए। अब आकारांत के ऊपर आगे हम है ना कि एकारांत अलग आएगा, आकारांत अलग आएगा, उकारांत अलग आएगा, ईकारांत अलग आएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। एकारांत हो गया पुल्लिंग भी, एकारांत हो गया स्त्रीलिंग भी। अब आते हैं आकारांत पर। यह है हमारा नियम नंबर 3। आकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में आए आ को ए में बदल दिया जाता है। परिभाषा फिर सुन लें, नियम फिर सुन लें। एक आकारांत पुल्लिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में आए आ को ए में बदल दिया जाता है। यानी कि आ को ए में बदल रहे हैं अब हमें क्या करना होगा, शब्द के अंत में आ आएगा, उस आ को ए में बदलेंगे और ए का मतलब सिर्फ एक मात्रा है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ए के ऊपर एक बिंदी और लगाई थी लेकिन वो एकारांत स्त्रीलिंग शब्द था, ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है।
एकारांत और ईकारांत तो समझ में आ गया होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। अतः में भैंसा शब्द है, भैंसा शब्द पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द आकारांत है, आ को हटा के ये लगाएंगे, ए का मतलब एक मात्रा होगा और भैंसा का बहुवचन भैंसे बन जाएगा। अगर गलती से पीछे बिंदी लगा दी तो गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका तीसरा होगा। ये थे आपके तीनों नियम का, अर्थात भैंस, भैंसा और बाल। कैसे हमने इनको पहचान किया, ऐसे ही भैंसा है, ये है लड़का, ये गधा है, ये घोड़ा है, केला है, करेला है, पंखा है, भेड़िया है। अब देखो हम इन सभी शब्दों में आ का अंत देख रहे हैं, सारे जितने भी हैं सबके सब में आ रहा है, यानी सब में आ आने के कारण ये शब्द क्या कहला रहे हैं, आकारांत। इसका मतलब जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो आकारांत कहलाते हैं। अब आकारांत बन गया, अब इन सब का बहुवचन बनाए तो सबके ऊपर एक एक मात्रा चढ़ जाएगी। लड़का का हो जाएगा लड़के, गधा का हो जाएगा गधे, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े, केला का हो जाएगा केले, करेला का हो जाएगा करेले, पंखा का हो जाएगा पंखे और भेड़िया का हो जाएगा भेड़िए। अगर गलती से आपने इन सभी के पीछे अगर बिंदी लगा दी या ऊपर बिंदी लगा दी तो याद रखना आपका उत्तर गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर बिंदी मात्रा स्त्रीलिंग शब्दों के बीच में होती है, पुल्लिंग शब्दों के बीच में नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये था, अब आपका तीनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे कि भैंस का बहुवचन भैंसे है, भैंसा का बहुवचन भैंसे है और बाल का बहुवचन बाल ही होता है। बालो शब्द तब होगा जब वाक्य में उसका प्रयोग होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, तीनों आपके स्टेप आगे, तीन आपके नियम आगे, किस तरीके से एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है। चलिए आगे आते हैं अपन नियम नंबर 4, इसको भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नियम 4, ये तीनों स्टेप लिए कराए क्योंकि तीन प्रश्न यहाँ पर हमारे पास रखे हुए थे और तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको नियम के अनुसार क्लियर हो। अब आते हैं नियम नंबर 4 पर। नियम नंबर 4 कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। शब्द के अंत में आए आ को नहीं हटाएंगे, शब्द के अंत में आ आता है, आकारांत कहलाएगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएगा, बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है। हमारे पास में आ आएगा, आ में हमको ए जोड़ना होगा, आ में हमको ए जोड़ना होगा। देखो अब से पहले अपन ने क्या किया, पहला नियम था हमारा कि एकारांत पुल्लिंग शब्द आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एकारांत यदि पुल्लिंग शब्द आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा था अगर एकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएगा तो एक ही जगह पर ए करेंगे और ए का मतलब बिंदी और एक मात्रा। तीसरा नियम आ गया, आकारांत यदि पुल्लिंग शब्द आएगा तो हम आ हटा करके इसकी जगह ए करेंगे, इसका मतलब शब्द के ऊपर एक मात्रा लगाएंगे। अब चौथा है, आकारांत यदि स्त्रीलिंग शब्द आएगा हम आ को नहीं हटाएंगे। क्लियर है?
यहाँ एकारांत आ रहा है पुल्लिंग तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ एकारांत स्त्रीलिंग आ रहा है तो परिवर्तन हो रहा है। ए को हटा करके ए लगा दिया जाता है। यहाँ आकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहा है, आ को हटा करके ए लगा दिया जाता है। लेकिन चौथा नियम ये कह रहा है कि यदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आए तो हमें आ को नहीं हटाना होगा, हमें आ के साथ एक वर्ण और जोड़ना है जिसका नाम है ए, और हम इसको बनाएंगे जैसे ये है हमारे पास सरिता। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, हमें इसको बहुवचन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें आ को नहीं हटाएंगे, ए को जोड़ देंगे और शब्द बनेगा सरिताएं। अगर हम कविता की बात करें तो कविताएं, हम लता की बात करें तो लताएं, अगर हम भाषा की बात करें भाषाएं, अगर हम संज्ञा की बात करें संज्ञाएं, अगर हम कथा की बात करें कथाएं, अगर हम कक्षा की बात करें कक्षाएं, अगर हम परीक्षा की बात करें परीक्षाएं। यानी कि जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा हमें उसके पीछे ए जोड़ना होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आ को नहीं हटाया जाएगा। हम ये याद रखेंगे कि आ की जगह पर कोई और वर्ण नहीं लगाएंगे। हमारे सामने यदि मान लीजिए किसी शब्द में अगर दो ही वर्ण आ रहे हैं तो तीन वर्ण हो जाएंगे, तीन वर्ण आ रहे हैं तो चार वर्ण हो जाएंगे, चार वर्ण आ रहे हैं तो पांच वर्ण हो जाएंगे। जैसे आप लोगों के सामने अगर कोई शब्द आ जाए आव से ये कहता, अब आपको बहुवचन बनाना है तो आवश्यकताएं बनेगा। आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, आव से ये कहताएं, ज्यादातर मैंने देखा है कि एक के ऊपर एक मात्रा चढ़ा करके और उसके पीछे बिंदी लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। ऐसे ही विशेषताओं में होता है कई बार विशेषताएं, ये गलत है। अगर जितना भी आप करोगे वो गलत हो जाएगा, परीक्षाएं गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे कविता का हम करेंगे तो कविताएं करेंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। लता का लताएं करेंगे, भाषा का भाषाएं करेंगे, संज्ञा का संज्ञाएं करेंगे, महिला का महिलाएं करेंगे, कक्षा का कक्षाएं करेंगे, कथा का कथाएं करेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। नियम आप पहला है, दूसरा है इसमें ए बदलेगा एक मात्रा के पीछे, तीसरा है आज इसको हम ए में बदलते हैं एक मात्रा, चौथा है जिसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये था हमारा नियम नंबर 4। आकारांत यदि पुल्लिंग शब्द आता है तो आकारांत को बहुवचन बनाते समय हमें उसमें ए जोड़ना है, हमें कोई चेंज नहीं करना। चलिए अब आते हैं हम नियम नंबर 5 पर। नियम नंबर 5 ये कहता है कि आपसे कि इकारांत के आधार पर नंबर 5 में इकारांत या ईकारांत, यानी कि आपके सामने दोनों ई आ सकती है, छोटी भी आ सकती है और बड़ी भी आ सकती है। इकारांत व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में या जोड़ दिया जाता है तथा शब्द के अंत में या उससे पहले बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में बदल दिया जाता है। फिर सुने, इकारांत व इकारांत ई छोटी भी हो सकती है, ई बड़ी भी हो सकती है। इकारांत व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में या जोड़ दिया जाता है
तथा शब्द के अंत में या उससे पहले बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में बदल दिया जाता है। यानी कि अगर शब्द के अंत में बड़ी मात्रा आ रही है तो हम उस बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में बदल देंगे, ये नियम कहता है। जैसे ये है हमारे पास ईकारांत, हम इसमें यहां जोड़ेंगे, अगर बड़ी मात्रा आती है तो हम इसे छोटी करेंगे। याद रखें, छोटी है तो छोटी ही रहेगी, बड़ी आ रही है तो ही छोटी करेंगे। अगर इसके अलावा छोटी बड़ी में से जो सी आए, छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो छोटी, और यहां जोड़ देंगे। जैसे ये है हमारे पास नदी। अब नदी स्त्रीलिंग शब्द है, हम इसका बहुवचन बनाएंगे। तो नदी शब्द का यदि बहुवचन बनाया जाए तो हम इसमें यहां जोड़ेंगे और बड़ी मात्रा को कर जाएंगे छोटी। इसका मतलब ये शब्द बहुवचन में बनेगा नदियां। अगर गलती से आपने बड़ी मात्रा लगाकर रख दिया तो उत्तर आपका हो जाएगा गलत। तो याद रहे, यहां प्रत्यय यानी कि आपका लगेगा, बड़ी मात्रा है तो छोटी में बदलेगा। ये नारी है, ये स्त्री है, ये नीति है, ये रीति है, ये दवाई है। अब देखो इसमें ये कुर्सी है, ये लड़की है। अब आपको इन सब में देखो ईकारांत है, अर्थात इसमें सब में ई का प्रयोग हो रहा है। छोटी भी आ रही है और बड़ी भी आ रही है। तो मैंने आपसे कहा है कि यदि बड़ी मात्रा है तो छोटी करनी है और छोटी है तो छोटी ही रखनी है, लेकिन प्लस करना होगा हमें या। अगर हम अब नारी का बनाएंगे तो याद रहे यहाँ नारियां हो जाएगा छोटी मात्रा, यहाँ स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा छोटी मात्रा, यहाँ ऑलरेडी पहले से ही छोटी आई हुई है। ये चीज भी ध्यान रखना, हमें शब्द के अंतिम वर्ण को ही ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि शुरुआती वर्ण आए उसको भी चेंज करके चले जाएं, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। हमें अंतिम, ये कह रहा है शब्द के अंत में, शब्द के अंतिम, शब्द के प्रारंभ वाला नहीं, शब्द के अंत में आता है तो हम उसको बदलेंगे। ये रीतियां हो जाएगा, ये दवाइयां है। आप देखिएगा दवाई की दुकान पर दवाइयां बड़ी मात्रा में लिखा होता है, वो गलत होता है। इसका मतलब है आपको याद रखना होगा, यहाँ मात्रा छोटी हो जाएगी, सबके पीछे बिंदी। ये कुर्सियां हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी आपको छोटी करनी है। लड़की का लड़कियां, ये भी आपका छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यदि आता है तो उसको बहुवचन बनाएंगे और बहुवचन में या को जोड़ देंगे, और उससे पहले यदि बड़ी मात्रा आती है तो उसको हम छोटी मात्रा में बदल देते हैं। यह है आपका नियम नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट नियम नंबर 6 पर। तो नियम नंबर 6 जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, आते हैं हम कि नियम नंबर 6 क्या कहता है आपसे। तो नियम नंबर 6 क्या कहेगा, सुनिए। नियम नंबर 6 कह रहा है कि उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए। अब हमारे पास में उकारांत आ रहा है, उकारांत छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है तथा इससे पहले आई बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में बदल दिया जाता है। फिर सुने नियम नंबर 6 को कि उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है तथा इससे पहले आई बड़ी मात्रा को छोटी मात्रा में बदल दिया जाता है। यानी कि आपने उ है, बड़ा उ है और उसमें ए जोड़ा जाएगा। यानी छोटा है चाहे बड़ा है, आपको ए जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, हटाना नहीं है। देखो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में भी हमने जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम जोड़ने का काम करेंगे।
लेकिन इससे पहले यदि बड़ी मात्रा आएगी तो वो छोटी मात्रा में बदल जाएगी। जैसे ये है हमारे पास में वधु। अब वधु शब्द हमारे पास में आ गया, तो वधु का बहुवचन यदि हम करें तो सीधी सी बात है, इसको बड़ी को छोटी कर देंगे और इसमें लगा देंगे वधुएं। ये अपन जानते हैं, शुरू में जब वधु आती है, दुल्हन घर आती है, तो वो सबसे बड़ी कहलाती है, और जब उस घर में और 4 दुल्हन आ जाती है तो उसका रुतबा कम हो जाता है, यानी कि वो छोटी हो जाती है। नहीं नहीं, ज्यादा होती है, इसलिए वधु का हो गया वधुएं। ये वस्तु है, वस्तु का वस्तु हो जाएगा, धेनु है, धातु है, बहु है, यानी कि जो बड़ी मात्रा है वो छोटी हो जाएगी और छोटी है तो छोटी ही रह जाएगी। तो यहां पर ये वस्तुएं बन जाएगा, यहां पर ये धेनुएं हो जाएगा, यहां पर ये धातुएं हो जाएगा, यहां पर ये बहुएं हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि यदि उकारांत बड़ी मात्रा लेकर आता है तो परिवर्तन छोटी में बदल जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ए जोड़ना होगा। तो ये थे आप लोगों के पास 5-6 नियम, किस तरीके से हमने इकारांत उकारांत और इन सब का प्रयोग किया था। अब आते हैं लास्ट, अगला नियम है हमारा 7वां नियम, कि इस नियम को तो नेक्स्ट नियम है कि याकारांत। अब आपके सामने अगला जो नियम आ रहा है वो है कि याकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में आए या के ऊपर चांद बिंदु लगा दिया जाता है। यानी कि याकारांत, अब हमारे पास में यारा, याद रखना से आया हुआ है, याकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा। याकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में आए या को के ऊपर चांद बिंदु लगा दिया जाएगा। ये हमारे सामने है चुहिया। अब देखो इस चुहिया का बहुवचन, कोई तो कहता है चुहियाएं, कोई कहता है चुहियाओं, कोई कहता है चुहिया और कोई कहता है चुहिया। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा बहुवचन होगा, तो ज्यादातर जो अमूमन अपन बात करते हैं, चुहिया का चुहियाएं करके आ जाएंगे या चुहियाओं करके आ जाएंगे, लेकिन नीचे ध्यान नहीं जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि याकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनाया जाए तो शब्द के अंत में आए या के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। इसका मतलब हमारे पास में चुहिया आया है, चुहिया का बहुवचन हो जाएगा चुहियाएं, ये आपका बहुवचन कहलाएगा। ऐसे ही है आपका चुहिया के बिटिया आ जाए तो बिटिया होगा, अगर चिड़िया आ जाए तो चिड़िया होगा, बुढ़िया आ जाए तो बुढ़िया होगा, लुटिया आ जाए तो लुटिया होगा, खटिया आ जाए तो खटिया होगा। मतलब है कि या के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाए तो वो बहुवचन बनेगा याकारांत स्त्रीलिंग शब्द में। गलती से ये मत कर देना साहब इसमें आ तो रहा है और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़ा जाता है, तो यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग भी है, ये जैसे चुहिया स्त्रीलिंग है, लेकिन हमें इसको अलग से लिया गया नियम है क्योंकि इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। तो ये थे आपके 7 नियम। वचन, वचन किसे कहते हैं? वचन के 7 नियम, अर्थात वचन के 2 भाग, एक वचन और बहुवचन, और वचन के 7 नियम। एकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग जिस तरीके से अपन आप लोगों को मैंने बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।